वाइल्ड न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने वालों को आज फिर से करारा तमाचा मारा है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को, उनके अधिकारियों को और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को जबरदस्त फटकार लगाई है। साथ में 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, यानी मुआवजा देने के लिए भी आदेशित किया है। गजब गजब के शब्दों के साथ योगी आदित्यनाथ के मनगढ़ सरकारी सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है। मगर इन सारी बातों के बावजूद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकला है बुलडोजर एक्शन पर, उसे देखने के बाद समझ नहीं आता कि उसकी खुशी मनाएं या गम, रोएं कि चिल्लाएं। समझ नहीं आता कि ये न्याय है या अन्याय, या फिर अधूरा न्याय, जिसे आप न्याय नहीं कह सकते। न्याय कहना अपने आप में अन्याय हो जाएगा। आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने डांट भी दिया, मुआवजा देने के लिए भी कह दिया, ज्ञान भी ठेल दिया, अब क्या चाहिए? तो थोड़ी देर रुकिए, जब पूरी कहानी और कहानी के भीतर की कहानी आपको बताऊंगा तो कलेजा थरथरा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें और एक्शन देखने के बाद खुशी होगी, मगर भीतर की कहानी सुनने के बाद सारी खुशी गम में बदल सकती है। इसके साथ ही भाजपा के लाडले नफरती चिंटू को एक जोरदार झटका लगा है। जी हाँ, वही नफरती चिंटू जो आजकल दिल्ली सरकार में कानून मंत्री के नाम पर बैठे हुए हैं, कपिल मिश्रा। इस व्यक्ति के खिलाफ पहली FIR का आदेश हो गया है। ये कहानी भी अपने आप में बड़ी जबरदस्त है, एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा। इस वीडियो में केवल 2 मामलों पर ही बात करेंगे, क्योंकि ये 2 मामले ही देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं और भाजपा के पूरे सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है, और ये बताने के लिए भी काफी है कि भारत में आम आदमी की औकात कितनी रह गई है। जी हाँ, जब मैं आम आदमी बोल रहा हूं तो हमारी आपकी बात कर रहा हूं। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पे खुल के बात हो पाती है। आप अपने अधिकारों और अपनी समस्याओं पर ध्यान न दें, उस पर बात न करें, सवाल न करें, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए अरबों का गोदी मीडिया सेठों और सत्ता ने पाल कर रखा है। ऐसे में जरूरी है कि आप हमारे साथ रहें, ताकि हम आपकी आवाज बनते रहें और राह में आर्थिक मुश्किलें जरा कम हों। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की करते हैं जिसमें उसने बुलडोजर एक्शन पर हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बुलडोजर एक्शन झकझोर देने वाला है। दरअसल मामला है साल 2021 का, जब प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैंगस्टर अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझ के 5 लोगों के मकान को ढहा दिया। इसमें एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोग थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले ये लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी याचिकाओं को ठुकरा दिया। इस बात को अपने दिमाग में पॉइंट कर लीजिए, आगे काम आएगी। यानी गैंगस्टर अतीक अहमद, जिसकी पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी, योगी सरकार पर बहुत सारे आरोप लगे। हत्यारों का क्या हुआ पता लगाते रहिए। और इसी हत्याकांड पर नफरती चिंटू ने कितनी ताली बजाई थी आप सबको याद है। शायद चिंटू समझ नहीं पाए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी इज्जत में। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को तगड़ी वाली फटकार लगाई है। कहा है कि यह बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से अमानवीय है, अवैध है। यह भी कहा है कि इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का भी ख्याल नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि देश में लोगों के रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज है इस देश में, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज है, होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इस फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया कि जिनके भी मकान गिराए गए 6 हफ्ते के भीतर उन्हें 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यूपी के अंबेडकर नगर की 24 मार्च वाली घटना का जिक्र किया, जब अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों को बुलडोजर से गिराया जा रहा था, दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इन तस्वीरों ने बहुतों के दिल को झकझोर दिया, मगर बेहया लोगों को शर्म कहां आती है। सोचिए, अतीक की जमीन समझ के 5 मकान गिरा दिए गए, और इन सब के बाद भी यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हमने याचिकाकर्ताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया था। मगर जस्टिस ओका इन सब से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नोटिस इस तरह से चिपका क्यों दिया, कोरियर से क्यों नहीं भेजा गया। कोई भी इस तरह से नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा। ये तोड़फोड़ का एक ऐसा मामला है जिसमें अत्याचार शामिल है। यानी सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ की सरकार को अत्याचारी बता रहा है। और याद रखिए, यहां पर 24 घंटे के भीतर नोटिस देकर घर गिराने का मामला है। अब जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन को दिमाग में बैठाइएगा। प्रशासन ने साल 2021 में 5 लोगों के मकान गिरा दिए और अभी चल रहा है 2025। पहले ये पीड़ित लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, वहां इनकी याचिका खारिज हो गई। बाद में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मोटा मोटी लगभग 4 साल मानकर चलिए, ये लोग, इनका पूरा परिवार, पूरा खानदान, नाते रिश्तेदार, संगी साथी, दोस्त, सब पिछले 4 साल से
प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। और किसके कारण? प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के बदमाश अधिकारियों के कारण, उनकी लापरवाही और उनकी भ्रष्ट नीति के कारण। 4 साल की लंबी लड़ाई, प्रयागराज से दिल्ली तक की दौड़, इस बीच न जाने कितना टॉर्चर किया गया होगा इनको, कहां से धमकियां मिली होंगी और क्या क्या झेलना पड़ा होगा। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट से मिला क्या? अधिकारियों को फटकार, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। जिन अधिकारियों को फटकार का डर होता, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की चिंता होती, वे ऐसी लंठाई कभी कर ही नहीं सकते। तो ऐसी फटकार, ऐसी डांट का इन लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला है। दूसरी बात, 10-10 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि यह मुआवजा कौन देगा? प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जिन अधिकारियों ने बदमाशी की, जिन्होंने मनमानी की, वो अपनी जेब से मुआवजा नहीं देंगे, अथॉरिटी पैसा देगी। और अथॉरिटी किसकी है? जनता की। जनता की अथॉरिटी का पैसा जाएगा, यानी जो पैसा दिया जाएगा वो प्रयागराज की जनता का है। 5 लोगों को 50 लाख रुपया मान लिया जाए तो 50 लाख का नुकसान प्रयागराज की जनता का हुआ है। ये 50 लाख अगर अथॉरिटी के पास रहते तो उससे कुछ डेवलपमेंट का काम हो जाता, कुछ नहीं तो 2-4 गलियों की सड़क ही बन जाती। मगर भ्रष्ट और बदमाश लंठ अधिकारियों के कारण जनता का 50 लाख रुपया डुबाया जा रहा है। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि अगर गलती पकड़ी गई तो अधिकारियों को सजा मिले और मुआवजा भी उन्हीं को देना पड़े। ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे भ्रष्ट और बदमाश अधिकारियों की बदमाशी पकड़ लेता है, साफ साफ समझ में आता है कि उन्होंने गलती की है, गैर कानूनी काम किया है, अवैध काम किया है, तो फिर उन्हें सजा क्यों नहीं? और इतना तो तय है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत सत्ता के नफरती इशारे पर घर गिराने वाले अधिकारियों को जेल भेजना शुरू कर देगा, उन पर जुर्माना ठोंकना शुरू कर देगा, किसी अधिकारी की हैसियत नहीं होगी कि वो नफरती नेताओं के इशारे पर किसी का घर गिरा दे। और सुनिए, 4 साल से जो लोग इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं उनके लिए 10 लाख का मुआवजा। मुझे नहीं पता कि उनके घर कितना गिराए गए थे। अगर पूरा गिराया गया तो ये 10 लाख तो उनके मुंह में जीरा भी नहीं होगा, किसी काम का नहीं है। और यदि खाली छज्जा वगैरह गिरा हो तो भी 10 लाख तो उनकी दौड़ भाग में खर्च हो गए होंगे। यहाँ से दिल्ली तक वकीलों की फीस, आना जाना, खाना पीना, इन सब में खर्चा हो गया होगा। तो सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और वहां बैठे जजों को आज की महंगाई का अंदाजा नहीं है? क्या उन्हें लगता है कि 10-10 लाख के मुआवजे से जो पीड़ा, जो तकलीफ, जो समस्या पीड़ित परिवार को हुई तो उसकी भरपाई हो जाएगी? इस मामले पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है। प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को 6 सप्ताह के भीतर 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश हुआ है। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता और न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं उसका न तो कोई मुआवजा दे सकता है और न ही कोई पूरी तरह से उसकी पूर्ति कर सकता है। अब आप दर्शक इस वक्त जहां भी बैठे हैं, यदि अपने घर में हैं तो कल्पना करिए कि अचानक से आपके घर के सामने बुलडोजर आ जाए और घर गिरा दिया जाए। क्या बीतेगी पूरे परिवार पर? क्या गुजरेगी छोटे छोटे बच्चों पर? क्या आप उन बच्चों को समझा पाएंगे कि वो कौन सा राक्षस है जिसने आपका घर गिरा दिया, क्यों गिरा दिया? और 4 साल ये सब कुछ झेलने के बाद क्या ये मुआवजा पर्याप्त है? क्या ये फैसला अपने आप में पूरा है? और वो भी मुआवजा जनता के पैसे से भरा जाए। पहले जनता के पैसे से बुलडोजर जाए, मकान गिराए, फिर मुआवजा भी जनता के पैसे से भरा जाए। क्या इस देश की जनता इतनी नकारा, इतनी नासमझ है कि उसे इन चीजों की समझ नहीं है कि किस तरीके से उनकी गाड़ी कमाई पहले टैक्स के माध्यम से लूटी जाती है, फिर अपनी राजनीति को सेट करने के लिए लुटाई जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट को जिस बुलडोजर कार्यवाही में गलती नजर आई उसने न सिर्फ यूपी के सरकारी सिस्टम को लताड़ा बल्कि 6 हफ्तों के भीतर मुआवजा देने को भी कह दिया। उसी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों को कुछ गलत क्यों नहीं दिखा? आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज क्यों कर दी? सुप्रीम कोर्ट इस केस में जो देख पाया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों को वो क्यों नजर नहीं आया? क्या वो अलग संविधान पढ़कर आए? क्या वो दूसरी दुनिया से आए हैं? या फिर उन्हें रिटायरमेंट के बाद बढ़िया वाली कुर्सी की टेंशन थी? या फिर वो किसी नफरती संगठन के सदस्य थे? क्या कारण है कि जिस केस में निचली अदालतों और हाईकोर्ट को कुछ भी गलत नजर नहीं आता और सुप्रीम कोर्ट उसमें बहुत कुछ गलत ढूंढ लेता है? आए दिन इस तरह के मामले आ रहे हैं। हाल ही में हमने आपको बताया था कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर गुजरात पुलिस ने केस दर्ज किया, फर्जी मुकदमा दर्ज किया। इस वीडियो में विस्तार से बात किया है, यहाँ संक्षेप में सुन लीजिए। वहां की एक अदालत ने एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया और जब वही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तो फर्जी एफआईआर है, इसमें पुलिस ने मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया? ये तो सरासर गलत है। पुलिस को भी लताड़ा और संबंधित अदालत को भी ज्ञान दिया। तो क्या यह बात पूछने लायक नहीं है कि देश की तमाम अदालतों और हाईकोर्ट में बैठे जज कौन से संविधान को पढ़कर आए हैं, कानून की कौन सी किताब पढ़कर बैठे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज कौन से संविधान, कौन से कानून की किताब पढ़कर बैठे हैं? दोनों में इतना अलगाव क्यों है? 19-20
का फर्क होता तो बात समझ में आती। यहाँ तो दिन और रात का फर्क है, आग और पानी जैसा फर्क नजर आता है। आखिर इस देश की न्यायपालिका में चल क्या रहा है? सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों और हाई कोर्ट के फैसलों को पूरी तरह से पलटता है तो लगे हाथ ऐसे जजों को बढ़िया सीख क्यों नहीं दी जाती ताकि ये लोग दोबारा गलती न करें। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो देश के कितने लोग इस मामले में सक्षम हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा पाएंगे? कितनों की पहुंच है सुप्रीम कोर्ट तक? और सुप्रीम कोर्ट से भी कैसा न्याय मिल रहा है वो तो आपके सामने ही है। भारत में न्याय की एक और स्थिति देखिए, उसे देखकर भी समझ नहीं आता खुशी मनाएं या गम। साल 2020 में दिल्ली में भाजपा चुनाव हार गई। उसके बाद 3 दिन तक लगातार दिल्ली में दंगे होते रहे, दिल्ली जलती रही। इसी बीच भाजपा नेता कपिल मिश्रा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो पुलिस अधिकारियों के सामने खड़े होकर धमका रहे थे कि रास्ता खाली नहीं कराया तो हमारे समर्थक मामले को अपने हाथ में ले लेंगे और इसके बाद पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। अब हुआ यह है कि यमुना विहार के निवासी मोहम्मद इलियास ने अदालत में एक याचिका दायर किया था। दिसंबर 2024 में इस याचिका में दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा और 6 अन्य लोगों की भूमिका की जांच की मांग की गई। दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, 700 से अधिक लोग घायल हुए थे, ढेर सारे घरों और दुकानों को जला दिया गया था। ये सब तो आपने देखा ही है, याद भी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा का पक्ष लेते हुए कह दिया था कि हमने भाजपा नेता की भूमिका की जांच पहले ही कर ली है, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। मगर मोहम्मद इलियास ने अपनी याचिका में कपिल मिश्रा, मुस्तफाबाद के विधायक डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, उस वक्त के डीसीपी उत्तर पूर्व वाले तथा दयालपुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ और पूर्व भाजपा विधायक जगदीश प्रधान को दंगों में कथित संलिप्तता के लिए नामजद किया है। इलियास ने दावा किया है कि उन्होंने 23 फरवरी 2020 को कपिल मिश्रा और अन्य को करदमपुरी में एक सड़क को अवरुद्ध करते हुए और रेहड़ी पटरी को नष्ट करते हुए देखा था। इलियास ने भी कहा है कि उत्तर पूर्व के पूर्व डीसीपी और कुछ अन्य अधिकारी मिश्रा के साथ खड़े थे जब मिश्रा ने सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों को धमकी दी थी। इतना ही नहीं, इलियास ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि उन्होंने दयालपुर के पूर्व एसएचओ और अन्य लोगों को उत्तर पूर्व दिल्ली में मस्जिदों में तोड़फोड़ करते हुए भी देखा था। आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि पुलिस ने उमर खालिद, गुलफिसा फातिमा और सरजेल इमाम सहित कई अन्य छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं को दंगों के सह साजिशकर्ता के रूप में नामित किया है। इसके बावजूद कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा गठित 10 सदस्यीय फैक्ट चेक दल ने कहा था कि दिल्ली में हिंसा सुनियोजित और लक्षित थी और इसके लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया था। इस रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि मौजपुर में कपिल मिश्रा के संक्षिप्त भाषण के लगभग तुरंत बाद कई इलाकों में हिंसा शुरू हो गई थी। जब मिश्रा ने कहा कि 3 दिन के बाद हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे और सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे, समिति ने साफ साफ कहा था कि पुलिस की बात न सुनने और कानून से इतर हथकंडे अपनाने की खुली स्वीकारोक्ति को वहां मौजूद अधिकारियों को हिंसा भड़काने के तौर पर देखना चाहिए था। लेकिन पुलिस द्वारा कपिल मिश्रा को न पकड़ा गया न गिरफ्तार किया गया और यह बताता है कि डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या उनके ठीक बगल में खड़े होने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं। यहीं से पता चलता है कि वे हिंसा को रोकने और जानमाल की रक्षा के लिए जरूरी पहला और सबसे तत्काल निवारक कदम उठाने में फेल रहे। सोचिए, डीसीपी के सामने एक नफरती नेता पूरे सिस्टम को ललकारता रहा, उसी पुलिस को ललकारता रहा जो बगल में खड़ी थी, धमकी देता रहा और डीसीपी कपिल मिश्रा के चपरासी की तरह बगल में खड़े रहे। इसके बाद दिल्ली 3 दिन तक जलती रही, वही दिल्ली जलती रही जिस दिल्ली में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम जांच एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ है। अब जरा याद करिए, पिछले कुछ सालों में हमने कितनी बार और ऐसी कितनी ही खबरें आपको दिखाई जब पता चला कि दिल्ली की कई अदालतों ने दिल्ली दंगों से संबंधित ढेर सारे मुसलमानों को रिहा किया और कहा कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें बलि का बकरा बनाया। अभी हाल ही में ढेर सारे मुस्लिम व्यक्तियों को रिहा किया गया और एक वीडियो से पता चला कि एक व्यक्ति को मारने वाले कई सारे हिंदू थे, बचाव में मुसलमान गए और मारने का आरोप मुसलमानों पर ही लगा दिया गया। यानी जो बचाने वाला था उसी को जेल में ठूस दिया गया और वो सालों साल तड़पते रहे, पूरा खानदान परेशान रहा। भला हो वीडियो मिली, वरना हत्यारे आजाद रहते और बचाने की कोशिश करने वाले मुसलमान सजा भुगतते। और ये काम बदस्तूर जारी है। तमाम मुस्लिम युवक आज भी उसी दिल्ली दंगे के मामले में जेलों में बंद हैं। न जमानत नसीब होती है और न मामले का निस्तारण होता है। और जिन दंगाइयों के वीडियो पूरी दुनिया ने देखे वो सत्ता का मजा ले रहे हैं। जिन नफरती चिंटुओं की वीडियो के बाद कथित रूप से दंगा भड़का, वो लोग भाजपा में मंत्री बना दिए जाते हैं। अब कपिल मिश्रा के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज करने का आदेश अदालत से निकला है। सवाल यह है कि क्या ये खुशी मनाने वाली बात है या गम को दिखाने वाली बात है? सवाल यह है कि एफआईआर हो भी गई तो क्या कपिल मिश्रा जैसों को सजा मिल पाएगी, प्रॉपर जांच हो पाएगी? कहीं एफआईआर का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा? अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, यानी कपिल मिश्रा ने गलती की है, कम से कम वो वीडियो तो बहुत कुछ बताता ही है। और अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से पता चलता है कि कपिल मिश्रा संबंधित क्षेत्र में मौजूद थे और सभी चीजें पुष्ट कर रही थी। यानी अदालत को यह महसूस हुआ है कि कपिल मिश्रा का रोल जरूर है। आगे देखते जाइए इस मामले में फैसला क्या आता है और फैसला कब तक आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बहरहाल वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।